नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इंटरनेशनल रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी का सिस्टम दोनों फंस गए हैं। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट दुनिया के सर्वमान्य संगठन का है। उस संगठन को भले ही अमेरिका का जेबी कहा जाए, भले ही दुनिया के ताकतवर मुल्क उस संगठन को अनदेखा करें, उसको उसका लोड कम लें, लेकिन भारत जैसे देशों के लिए अभी वो संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। उसी संगठन में यानी यूएन की मैं बात कर रहा हूं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ही अस्थाई सदस्य बनने के लिए भारत एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है दशकों से। पिछले 12 साल में भारत की वो दावेदारी मजबूत नहीं हो पाई, वो तो नरेंद्र मोदी की कृपा से, लेकिन दशकों से कतार में और फ्रंट रो में खड़ा है एंटर करने के लिए। उस यूएन की रिपोर्ट अगर मोदी और मोदी के सिस्टम के चेहरे पर कालिख पोत दे तो फिर कहां आप बच के जाओगे, क्या मुंह दिखाओगे? ये रिपोर्ट और अमेरिका में इस वक्त बन रहा भारत विरोधी माहौल, क्या दोनों के बीच कोई अंतर संबंध नहीं है? इस अंतर संबंध को नकारने वाला व्यक्ति अंधभक्त ही हो सकता है। इन दोनों में 100% अंतर संबंध है और इस अंतर संबंध का नतीजा है कि अमेरिका में भागवत के भाषण से पहले अंधभक्त थर-थर कांप रहे हैं। अंधभक्तों के लिए अलर्ट जारी हो रहा है। इन अंधभक्तों की वजह से अलर्ट जारी होता है भारत में कि भाई सब अंधभक्त आ रहे हैं, थोड़ा सा अपना दरवाजा खिड़की बंद कर लो आप लोग। ये उपद्रव करते हैं, ये गालियां बकते हैं, ये मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं। लेकिन अमेरिका में इन अंधभक्तों को बचाने के लिए अलर्ट जारी हो रहा है। ये फर्क है और यही इनके चरित्र का एक और प्रमाण भी है, इनके वास्तविक चरित्र का प्रमाण, कि जहां ये झुंड में होते हैं वहां पर ये त्राहिमाम त्राहिमाम आम आदमी को करने के लिए, किसी भी कमजोर बेबस को त्राहिमाम करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और जहां ये झुंड में नहीं हो पाते, जहां सवाशेर सामने होता है, वहां ये गीदड़ जैसे दुम दबाने की रणनीति पर तत्काल अमल करते हैं। और इनके यही कर्म है कि आज इंटरनेशनल मीडिया में भी घनघोर बेइज्जती हो रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेकर के अल जजीरा, बीबीसी, रॉयटर्स, हर जगह भारत को लेकर के नकारात्मक खबरें प्रमुखता से छपती नजर आ रही हैं, जबकि सकारात्मक खबरें तो कभी 1.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर के कॉलम में भी जगह नहीं पाती। लाइए हेमंत भाई को जरा जोड़ लीजिए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। सीधा हेडलाइन पे आओ भैया। यूएन कमेटी ने हेट स्पीच, दलित विरोधी क्राइम बढ़ने पर चिंता जताई, भारत ने रिपोर्ट खारिज की। ठीक है, और भारत ने रिपोर्ट भी कहां खारिज, रणधीर जायसवाल किसी खड़ा कर देते हैं, हम इस रिपोर्ट से सहमत नहीं, खत्म हो गया, खत्म हो गया, हम इस रिपोर्ट से सहमत नहीं। अभी यही रिपोर्ट पाकिस्तान को लेकर के आ जाती तो अच्छा, ये वो कह दिए सहमत नहीं। अब हमारे यहाँ हेडलाइन जो है, यहाँ तो जो सत्य हिंदी में आखिर में लगा, हमारे यहाँ यूएन की रिपोर्ट को भारत ने खारिज किया, ऐसा लगा कि गोल्ड मेडल जीत लिया है। जो गोदी मीडिया है वहां पर वो करते, और यही रिपोर्ट अगर पाकिस्तान के बारे में होती, यूएन यूएन में पाकिस्तान साफ, पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान अब सरवाइव नहीं कर पाएगा, अब पाकिस्तान की गर्दन कलम हो जाएगी। वही रिपोर्टों में पाकिस्तान का नाम रहता है तो ये सब पाकिस्तान तुरंत इरेजर लेकर के पाकिस्तान का नक्शा मिटाने लगते हैं मैप से। और उसी रिपोर्ट में जब अपना नाम पाते हैं तो वहां पर अपना नाम मिटाने लगते हैं, खबर मिटाने लगते हैं। सोचिए, दोगलेपन का इससे उत्कृष्ट उदाहरण, उत्कृष्टतम उदाहरण आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। खबर के भीतर देखिए जरा, तब और क्लियर होगा। संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन कमेटी, इस कमेटी ने यूएनसीईआरडी,
इसने भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलितों और रोहिंग्या शरणार्थियों सहित कुछ समुदायों के मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई है। कमेटी ने भारत से भेदभाव, नफरत फैलाने वाले भाषणों और घृणा अपराधों से तत्काल निपटने और मानवाधिकार उल्लंघनों के मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा है। यही रोकिएगा, एक सेकंड रोक दीजिएगा। कमेटी ने भारत से क्या कहा है नफरत फैलाने वाले भाषण रोकने के लिए? दुनिया में नफरत फैलाने वाले भाषणों की जो रेटिंग है उसमें हमारा 56 इंच वाला ही टॉप पे है, टॉप पे है। अब बताओ किससे कह रहे हो, किससे कह रहे हो नफरत रोको, भाषण रोको? दूसरी चीज, इस रिपोर्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, ये रिपोर्ट अकेले आधे घंटे प्रोग्राम के लिए थी, लेकिन हमने और कंटेंट जोड़ लिया है। इसमें मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण लगा वो आप तीसरी लाइन में आइए, SC ST इनके मानवाधिकारों की स्थिति पे गंभीर चिंता। मैं आज बात ही नहीं करूंगा मुसलमान का, रोहिंग्या को आप मैं डिलीट कर रहा हूं इस रिपोर्ट से। मुसलमान की बात कर लेने पे अंधभक्त तुरंत पा जाते हैं, पर्दे में छिप करके वहीं से झांकने लगते हैं। हटाओ। ये दलित और आदिवासी, ये तो हिंदू है ना। चुनाव के समय तो कहते हो सब हिंदू एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो। और दुनिया थूक रही है तुम्हारे मुंह पे कि SC और ST के प्रति उनके मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर के आज भारत में दलितों के और आदिवासियों के मानवाधिकारों को लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता हो रही है। हेमंत भाई, इससे शर्मनाक स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। मैं इसीलिए मुसलमानों को कहा कि इसमें हम नहीं चर्चा करेंगे। आगे चलो अब रिपोर्ट में, ये मैं यही हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आगे हेमंत भाई के पास चलेंगे तो इन्हीं बिंदुओं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। UNSCRD ने 11-12 अगस्त 2026 को अपनी 11वीं बैठक में इसकी समीक्षा की। यह लंबे अंतराल बाद भारत की समीक्षा थी। यह भी लाइन गौर कीजिएगा, लंबे अंतराल बाद, मतलब भारत इस ऐसे समीक्षाओं के लायक नहीं हुआ करता था, लेकिन नरेंद्र मोदी की उपलब्धि देखिए कि इस सूची में पहुंचा दिया मोदी ने। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया। कमेटी की हालिया टिप्पणियां इसी समीक्षा के बाद सामने आई हैं। कमेटी ने खास तौर पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों से जुड़े कथित मानवाधिकार उल्लंघनों पर चिंता जताई। इनमें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, मनमानी और लंबे समय तक हिरासत, उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना गिरफ्तारी, यातना, दुर्व्यवहार और यौन हिंसा जैसे आरोप शामिल है। कमेटी ने ऐसे मामलों की तत्काल, निष्पक्ष और प्रभावी जांच और दोषियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत बताई है। हालांकि इस कमेटी की रिपोर्ट को भारतीय सदस्यों ने खारिज किया। अब यहां फिर रोकिएगा, फिर एक हाईलाइट कर देते, जब खारिज करना था, जब वो तुम्हारे लिए प्रासंगिक नहीं है तो तुषार मेहता क्या चाय समोसा के लिए भेजे थे? फिर भेजते नहीं कि कह देते कि ये जो समीक्षा है ये अप्रासंगिक है, ये भारत विरोधी समीक्षा है, इस कमेटी को और हम UN को ही मान्यता देते हैं, हमारे ठेंगे पे UN। ये बोल दिए होते रणधीर जायसवाल से या किसी से बोलवा देते हेमंत भाई। ये चौथे पॉइंट पर मैं हूं, इन्हीं पॉइंट्स पर ही चर्चा आगे जाना। ये बोल दिए होते तो वहां भेजे क्यों थे? घूमने के लिए। पांचवा पॉइंट और ध्यान रखिएगा, पांचवा पॉइंट ये कि यही तुषार मेहता, ये कमेटी कमेटी का फर्क है, यही तुषार मेहता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हैं तो ये बोल देते हैं नहीं ओम बिरला को नोटिस मत जारी करिए, तो बेंच क्या कहती है, हाँ हाँ बिरला जी को नोटिस नहीं जारी कर रहे हैं, 20 सांसदों को कर रहा है। क्या वो समझ के भारत ने भेज दिया था कि तुषार मेहता वहां भी बोल देगा तो वहां भी कमेटी समीक्षा रिपोर्ट बदल जाएगी? वहां पता नहीं कितने ऐसे घूम रहे हैं, वहां नहीं बदलने वाली है। ये 5 पॉइंट हो गया। अब आगे सुनिए, UN ने भारत में अनुसूचित जातियां, जनजातियां और दलित समुदायों के सामने मौजूद भेदभाव तथा हिंसा के मुद्दे को भी उठाया। कमेटी का कहना है कानून व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियों की कार्रवाई के दौरान वंचित और सामाजिक रूप से कमजोर समुदायों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। कमेटी ने नस्लीय या जातीय आधार पर होने वाली हिंसा और भेदभाव के मामलों में प्रभावी जांच तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना है कि केवल कानूनों का होना पर्याप्त नहीं है, उसका प्रभावी क्रियान्वयन और पीड़ितों को न्याय मिलना जरूरी है। चेंज। अब पॉइंटर्स में देख लीजिए, भारत से इन कदमों की सिफारिश की है कमेटी ने, एक एक पॉइंट देख लीजिए।
SC ST और दलित समुदायों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को प्रभावी तरीके से रोकना। दूसरा पॉइंट, नस्लीय या जातीय आधार पर होने वाली हिंसा के मामलों की तत्काल जांच करना, नस्लीय और जातीय। तीसरा, मनमानी गिरफ्तारी और लंबे समय तक बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के हिरासत से बचना। चौथा, बंगाली भाषी मुसलमानों और रोहिंग्या शरणार्थियों के खिलाफ भेदभाव तथा घृणा अपराधों से निपटना। ये बंगाली भाषी मुसलमानों कितना डीप भारत को लेकर के रिपोर्ट तैयार हुई है, इससे आप ध्यान रखिएगा। शायद इस बात को नहीं आप लोग उतना गंभीरता से लें। बांग्ला भाषी जो मुसलमान है ना, जहां जहां देश में बांग्ला भाषी हैं उनको बांग्लादेशी बता करके कितनी हिंसा हुई है, बहुत माइन्यूट, बहुत सूक्ष्म विश्लेषण हुआ है। सामूहिक निष्कासन से बचना और शरण मांगने वालों के अधिकारों की रक्षा करना। ये तो रात में खुद ही कहता है कि रात के अंधेरे में धक्का दे देते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। कानून व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए प्रभावी जवाबदेही सुनिश्चित करना। बस हटा दीजिए। हेमंत भाई, मैंने 5-6 पॉइंट हाईलाइट किया था, वही मुझे लगता है, उसके अलावा कुछ होगा तो आप चर्चा में ले आइएगा। ये रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्ट, नरेंद्र मोदी के 12 सालों के शासन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दूषित शासनकाल के रूप में स्थापित नहीं करती क्या? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, और कुछ हुआ हो चाहे ना हुआ हो, जो भारत के क्रेडेंशियल्स थे 1947 से लेकर के 2014 तक, उन सब को धूल धूसरित कराने का अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मंच हैं, वो काम मोदी जी की सरकार ने जरूर कर दिया है। जो आत्ममुग्धता और अहंकार का लेवल ये है कि कोई दुनिया में कोई भी रिपोर्ट जो स्टेब्लिश्ड रिपोर्ट्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनके तहत आई हुई किसी भी रिपोर्ट को जो भी इनके हित में नहीं है, उसको ये आउटराइटली खारिज कर देते हैं, आउटराइटली खारिज करते हैं। कभी ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी बता दिया, तब ये जायसवाल साहब कहां थे? तब ये जो अपने जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, लेजर आइज वाले, वो कहां थे? बाकी सारे लोग कहां थे? तो सवाल आशीष भाई केवल कितना है कि जो भी चीज आपको सूट ना करे, वो जो आप कई बार कहते हो ना, मुझे थोड़ा सा कम पता है, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा तू तू, उस तरह की चीज। और हाल के सालों में तो 12 साल में विदेश से कोई पॉजिटिव खबर आई हो आपके लिए, मेरे को तो नजर में आती नहीं है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से लेकर के जितनी भी परिस्थितियां हैं, वो सारी की सारी हमें पुअर लाइट में रिफ्लेक्ट करती। अनुसूचित जाति हो, देखिए इतना बड़ा देश है हमारा, इसमें तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, सब तरह की चीजें होती है। लेकिन उनके एड्रेसल का मैकेनिज्म बनाया गया था। महिला आयोग है इस देश के अंदर, अल्पसंख्यक आयोग है इस देश के अंदर, मानवाधिकार आयोग है, SC ST आयोग है, सारे आयोग हैं। उन आयोगों का काम क्या रह गया कि अगर डबल इंजन की सरकार है तो वहां तो मुंह नहीं खोलना है, बिल्कुल उस पर चेपी लगा लो, और अगर कोई अपोजिशन की सरकार है तो उसको रगड़ा लगा दो। तो ये पिक एंड चूज का जो सारी चीजें हैं, और फिर उसके बाद जो संवैधानिक स्ट्रक्चर हमारा था, चाहे वो ये आयोग थे, चाहे न्यायपालिका है, चाहे कार्यपालिका, जो उन सब का रवैया है विधायिका का, वो सारे का सारा भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। ये जो UN कमेटी की रिपोर्ट और दूसरी सारी चीजें होती हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर ये पाकिस्तान की रिपोर्ट होती तो ये चैनलों पे चीख रहे होते आज आपके पमेरियन सारे के सारे। और चीन की रिपोर्ट पे चू नहीं कर सकते, ना मोदी जी, ना उनकी सरकार, ना आपके पमेरियन। तो सवाल ये है कि कम से कम अपने मसले पर आप स्वीकार करो या खारिज करो, जो भी चीज आपके पक्ष में नहीं है उसको आप खारिजी करते आए हो 12 साल में। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को भी वो करते हैं, तो हर चीज को खारिज करते हैं। सवाल वो नहीं, सवाल ये कि कम से कम आपने मेरी को कोई चीज निंदा की, मैं उसको स्वीकार तो करूं किसी स्टेज पे कि हाँ यार वो कह रहे हैं तो कोई ना कोई गमी होगी, लेट मी जस्ट लुक इनटू इट, उसका आत्ममंथन करूं, इंट्रोस्पेक्ट करूं। और मेरे पास सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो मानवाधिकार आयोग है, अल्पसंख्यक जो भी आयोग है, महिला आयोग है, SC ST आयोग है, उन सब को कार्रवाई पर उनकी मीटिंग बुला करके, भैया तुम ये क्या कर रहे हो, सरकार का क्या मतलब है। ये सारी चीजें गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती थी। आज की तारीख में आयोगों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक चले जाइए आप, यू शो मी द फेस एंड आई विल शो यू द रूल। सिंपल सी बात है। एक प्रोफेसर हो, उसने फेसबुक पे कोई पोस्ट लिखा, उसका कोई पोस्टमार्टम नहीं, वो जेल में। और मंत्री बीजेपी का हो, उसको सुप्रीम कोर्ट तत्काल अग्नि जमानत भी देगा, और अब तक उसको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं मिली 16 महीने में। ये क्या चीज है? तो सवाल माइनॉरिटीज का नहीं है, सवाल आपके ओवरऑल वर्ल्ड व्यू का है।
कि अपने देश के अंदर आप समस्या को स्वीकार नहीं करेंगे, जो स्वीकार नहीं करेंगे तो उसके सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे। और जब कोई बाहर का कोई व्यक्ति रिपोर्ट करेगा उसको, उसमें कोई कमेटी में बात आएगी और आएगी, वहां पर आप एक चीज तो देख लीजिए ना, यूएन की कमेटीज तुषार मेहता की नजरों से नहीं चलती। वहां तो मेरिट्स है, फैक्ट्स है, डेटा है। आप वो आपको दिखा रहे हैं, आप उनका काउंटर कर दो। इफ यू आर एबल टू कन्विंस देम, वो पैरा हट जाएगा। अगर आप कन्विंस नहीं कर पाते हो तो पैरा रहेगा। और रही बात वहां कमेटी में जाने की और जाने की, अमेरिका जाना किसको अच्छा नहीं लगता भाई? सारे के सारा तैयार बैठी रहती है, पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरे सिस्टम, ये अमेरिका का नाम लग जाए, ऑफिशियल विजिट लग जाए। तो ये सारे लोग उस कैटेगरी के हैं। इनको एक बात जो समझनी पड़ेगी ना, कि तुम्हारे अहंकार से, तुम्हारे पॉलिटिकल एजेंडे से, तुम्हारी छोटी सोच से ये देश कहीं बड़ा है। आज को जो आज मोहन भागवत के साथ जो अमेरिका के अंदर हो रहा है, कभी आपने सुना था भारत के किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह की स्थितियां होना? तो ये आशीष चित्रांशी ने कर दी, या उन्होंने खुद अर्जित किया ही अपनी बातचीत से उनके संगठन ने, जो उनके कारनामे है 12.5 साल के? देखिएगा एक बार इसको। हमने तो उनके ब्याह पे बयान नहीं दिए, वो खुद ही करते हैं सारा सुबह से रात तक। एक चुप नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा नहीं होता, तीसरा हो जाता है, और ये पूरे का पूरा चेन रिएक्शन चलता है। तो क्या उनको अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि जो हमने बोया था वो काटने का समय आ गया है? आज की तारीख में अमेरिका की स्थिति हमसे बहुत बेहतर नहीं है। वहां भी एक ऐसा ही डफर सत्ता में है, सुबह से शाम तक वो भी यही करता है। आप मुझे एक बात बताइए, मोदी जी मिलते रहते हैं, अब ये गए, थोड़े दिन पहले वो आपके बहुत प्रिय है राम माधव जी बता के आए थे हडसन इंस्टीट्यूट में कि हमने आपकी सारी बात मान ली, आप अब भी क्यों जान लेने में तुले हुए हमारी? तो ये जब वहां गए हैं, तो क्या किसी भारतीयों की बात करेंगे? ये बात कर रहे हैं वननेस की। वननेस के तो तुम ही खिलाफ हो सबसे बड़े। भारत में तो कभी वननेस का कोई सवाल था ही नहीं। पहले आप देखिए आशीष भाई, पहले आप समस्या क्रिएट करो, और क्रिएट करने के बाद उसको स्वीकार मत करो, उसको विदेश में जाकर के उसका समाधान करो, क्योंकि हमारे यहां तो है ही नहीं। तो भारत के अंदर जो वननेस थी उसको तार तार करके और अब पूरी दुनिया को वननेस समझाने चले। तो ऐसे विद्वान पुरुष को आपको क्या करना चाहिए? हम तो नतमस्तक है, लेकिन केवल ये कह रहे हैं कि अपने देश के बारे में भी सोच लो। जो एक हमारा सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, आज आपने उसको कहां ला करके खड़ा कर दिया है। आज हमारे बारे में वर्ल्ड व्यू क्या है? आज आपकी फॉरेन पॉलिसी ने यह हाल किया है कि पूरी दुनिया में हमारा कोई नाम लेवा नहीं बचा। यह हकीकत है। कोई माने चाहे ना माने, अंध वक्त कुछ भी करते नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। सवाल यह है कि भारत क्या कभी इन चीजों के लिए जाना जाया करता कि आइसोलेटेड इवेंट्स में? फिर कह रहा हूं आइसोलेटेड घटनाएं आशीष भाई इतने बड़े देश में हो जाती है, कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन सवाल आपने उसको इफेक्टिवली रोकने के लिए क्या किया? बहुत सारी खराब चीजें हो रही, लेकिन क्या आप प्रोएक्टिव हैं उनको रोकने के लिए? क्या अगर कोई घटना होगी तो उसको न्याय दिलाने के लिए प्रोएक्टिव है? जवाब है ना। आप मानते ही नहीं ऐसा कुछ हुआ है, और जब मानोगे नहीं तो सॉल्यूशन नहीं है। तो आज पूरी दुनिया के अंदर देखिए, मोदी जी की जो छवि क्राफ्ट की गई थी, आज पूरी दुनिया में तार तार हो गई, और अब तो हिंदुस्तान में भी कुछ नहीं बची। अब तो जाग जाओ, कम से कम, कम से कम अब तो आत्ममंथन कर लो, अपने अंदर झांक लो कि क्या हमारी बुराइयां हैं, क्या हमारी कमियां हैं, क्या हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं, और उनकी तरफ बट ऐसा थोड़ी है कि मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म तो सब चीजों का है। सवाल विल पावर का है, सवाल आपके नजरिए का है, वो दोनों है नहीं। फिर जो हो रहा है वही होगा, हर चीज को नकारते जाइए। जब आप किसी चीज को सीरियसली नहीं लेते तो आपको कौन सीरियस ले लेगा? यू विल बिकम ए नॉन सीरियस एंटिटी। आज मोदी जी जिस तरीके से दुनिया में कहीं भी जाते हैं और प्रेस से भागते हैं, आपको क्या लगता है बहुत जबरदस्त फिल्म बज रहा है क्या? नॉर्वे से लेकर के ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक क्या रिपोर्टिंग हुई, आप कभी सोच सकते थे? और ऐसी ही रिपोर्टिंग अगर एक दो बार और हो गई, मोदी जी का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा विदेशों में। बहुत शौक नहीं है नहीं उनको नहीं, बाहर जाने का। ऐसी रिपोर्टिंग आप करते रहो, निकलने से कौन रोक लेगा? हमने कहा था कार्यक्रम में, उसको आप भी हेमंत भाई जरूर एक समूह के रूप में हम लोग उसको याद कर लें उस वाक्य को। एक फिल्म का डायलॉग था, मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो इस दौर के लिए मेरी बेशर्मी ही मेरा शासन है। आप चलाते रहो, कहां कहां चलाओगे? मेरी बेशर्मी ही तो मेरा शासन है। देखो, चलिए जरा आगे बढ़िए। इसका इसका जो असर है ना, यूएन की रिपोर्ट या जो कुछ भी आप देख रहे हैं,
वो असर भी दिखेगा, खबर के साथ खबर का असर भी देखिए। ये देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल दुनिया के टॉप के अखबारों में से क्या लिख रहा है? इंडियाज ग्लोबल इमेज प्रॉब्लम, ओपिनियन, ईस्ट इज ईस्ट। ये देखिए, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या छापा है। आगे अभी पूरा डिटेल में चलेंगे हेमंत भाई के पास ही। आगे बढ़ा दीजिए, आप बढ़ा दीजिए एक साथ। राइटर्स, यूएस रिलीजियस फ्रीडम पैनल अर्जेज सैंक्शंस अगेंस्ट इंडियाज आरएसएस ड्यूरिंग चीफ्स यूएस विजिट। अमेरिका का रिलीजियस फ्रीडम पैनल जो है ना, उसने आरएसएस चीफ के अमेरिका दौरे के दौरान ही आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की जो है मांग रख दी है। राइटर्स की खबर देखते जाइए, वॉल स्ट्रीट जर्नल फिर राइटर्स। आगे देखिए, टीआरटी वर्ल्ड, यूएस रिलीजियस फ्रीडम पैनल कॉल्स फॉर सैंक्शंस ऑन आरएसएस मेंबर्स एज चीफ विजिट्स न्यूयॉर्क। चीफ विजिट न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क विजिट चल रहा है और आरएसएस पर सैंक्शन की मांग। और ये ऐसा नहीं कि कोई घर बैठे कर दिया, ये जो है यूएससीआईआरएफ की पहले खुद चेयरपर्सन रह चुकी हैं, उन्होंने लिखा है। ऑनर टू को-ऑथर टू दिस ऑफ एड विद स्टीफन स्नेक, जो भी नाम है, मतलब अंग्रेजी में नाम, उसका क्या प्रोनाउंसिएशन हमें नहीं पता भाई। एज फॉर्मल चेयर ऑफ यूएससीआईआरएफ, ये यूएससीआईआरएफ की फॉर्मल चेयर रह चुकी हैं। We argue that the Trump administration should reconsider RSS Chief Mohan Bhagwat's US visit. The RSS is not a fringe organization. It stands at the center of the Sangh Parivar, a vast Hindu nationalist network linked to severe religious freedom violations in India. ये गंभीर धार्मिक जो है उसमें उत्पातों में ये हैं। आगे चलिए, इसके बाद आगे चलिए हेमंत भाई, अब लीजिए, ये पूरा वो रिपोर्ट ही मैं दिखा दे रहा हूं जो है, मतलब अभी तक तो हम ट्वीट दिखाए राइटर से, पढ़ दीजिए पूरा, हिंदी अंग्रेजी नहीं संस्कृत। यशीष भाई, इंडिया मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर रिलीजियस फ्रीडम वायलेशंस। भारत को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए जो धार्मिक स्वतंत्रता के जो वायलेशन हुई हैं, जो उनके अतिक्रमण हुआ है, उसके लिए उनको दोषी ठहराया जाना चाहिए। ये अगस्त 26 की रिपोर्ट है और इसमें सारे का सारा इसका जो जो फ्रंट पेज है वो आपने चर्चा कर दी, इसको दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। बेसिकली क्या है कि जो चीजें हैं कि स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो है, वो मोहन भागवत जो है उसके राष्ट्रीय स्वयंसेवक के चीफ के तौर पर जो यूएस का विजिट है उसको लेकर के चिंतित हैं वो। इससे पहले भी जो रिलीजियस फ्रीडम जो ये है सारा इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इन्होंने इस बात की रिपोर्टिंग भी की है कि जो आरएसएस के मेंबर हैं, उनके जो उप समूह हैं, उनके मेंबर हैं, वो लगातार धार्मिक जो अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ, और बाकायदा जिसमें क्रिश्चियन शामिल हैं, दलित शामिल हैं, मुस्लिम शामिल हैं, सिख शामिल हैं, उनके खिलाफ लगातार ये लोग बात उठाते आए हैं। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तहत के शासन के तहत इंडिया रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, भारत की सत्तारूढ़ पार्टी ने हैज एनफोर्स्ड पॉलिसीज, ऐसी नीतियां लागू की हैं दैट क्लोजली अलाइन विद द आरएसएस हिंदुत्व आइडियोलॉजी, जो आरएसएस की जो हिंदुत्ववादी विचारधारा है उसके साथ अलाइन करती है। आरएसएस की नहीं, वो भाजपा की भी वही है, उसमें कोई अलग नहीं है, वो लिखने का थोड़ा अंतर है। इनहेरेंटली डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज, जिनके सार तत्व ये है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ वो जाती है सारी चीजें। The government has also engaged in acts of transnational repression to target religious minorities beyond its borders. जो मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि अपनी सीमा से बाहर जाकर के भी दूसरे देशों के अंदर वो जो अल्पसंख्यक है उनको टारगेट करने की बात इसमें आरोप लगाया गया है, खासतौर पे नॉर्थ अमेरिका के अंदर सिख कम्युनिटीज के मेंबर्स के। उस पर हम नहीं जाएंगे जान पूछ के, क्योंकि वो अलग तरह का मामला है। पहले भी उसमें सिख अगावादी वो सारी चीजें पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब ये कोट करते हैं, रिलीजियस फ्रीडम कंडीशंस इन इंडिया कंटिन्यू टू डिटेरिएट। भारत में जो क्या नाम है धार्मिक स्वतंत्रता की जो परिस्थितियां हैं वो लगातार खराब होती जा रही हैं, क्योंकि हिंसा और इंसाइटमेंट, उसकी हिंसा का जो बढ़ावा देना और फ्रीक्वेंटली यूज, उनका बार बार प्रयोग किया जा रहा है टू टारगेट रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को लगातार टारगेट किया जा रहा है। सेड चेयर आसिफ महमूद, जो इनके चेयरपर्सन है आसिफ महमूद, उन्होंने ये बात कही। आगे वो कहते हैं, कोट,
वी अर्ज द यूएस गवर्नमेंट, हम ट्रंप सरकार से उम्मीद करते हैं, मांग करते हैं, टू कंसिडर टारगेटेड सैंक्शंस अगेंस्ट आरएसएस मेंबर्स and Indian officials complicit in religious freedom violations, including revoking the visas issued to Mohan Bhagwat and making him eligible for future entry into the United States. ये बिल्कुल एक जो होता है ना अलगाववादी संगठन के प्रति जो भाषा की प्रयोग की जाती है, ये उस तरह की भाषा है। और ये उन्होंने वैसे ही नहीं कह दी, ये भाषा भागवत साहब के संगठन ने अर्जित की है। तमाम हाँ मसलों के ऊपर जिस तरह की हाँ टीका टिप्पणियां उनकी आती हैं, जिस तरीके के वो नॉन सीरियस दिखाई देते हैं, उस सारे के ऊपर ये एक इंडाइक्टमेंट है, जिस तरीके से आप कह सकते हैं। अंडर द बीजेपी लेड गवर्नमेंट, भारतीय जो बीजेपी की सरकार है, इंडियन अथॉरिटीज हैव फेल्ड टू प्रिवेंट, भारतीय शासन नाकाम रहा है रोकने में, जांच करने में और सजा देने में मॉब वायलेंस, जो भीड़ की हिंसा है अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के खिलाफ जो भीड़ की हिंसा है उसको रोकने में नाकाम रहा है। इसमें कहां कोई शक है भाई? वहां कौन चर्चों में घुस घुस के हनुमान चालीसा करता है? बता तो दो मुझे। आपने अर्जित किया है, भुगतिए। दूसरे का नाम क्यों ले रहे हैं कि वहां ये हो रहा है वो हो रहा है? एक बार हालत देख लीजिए जरा राइट विंग की, जो ये संगी भाई हैं यहाँ पर, वहां जो भागवत के साथ हो रहा है, केवल कोशिश कीजिए। पहली बात तो ये है, कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि अमेरिका जाने का इससे खराब समय नहीं हो सकता किसी भारतीय के लिए, चाहे वो आरएसएस चीफ हो, चाहे यहाँ का प्रधानमंत्री हो, चाहे यहाँ का आम नागरिक हो। आपको पता है आज ही ट्रंप ने क्या किया है? पिछले हफ्ते 2 लाख वीजा कैंसिल किए थे, अभी सारी की सारी वीजा अपॉइंटमेंट्स पर रोक लगा दी है। ऐसे देश में आप क्यों जबरदस्ती घुसना चाहते हैं? क्या मतलब आपका? थोड़े दिन पहले आप वहां पर वो जो फर्म्स हायर कर रहे थे अपने पीआर के लिए, याद होगा आपको, लॉबिंग फर्म हायर कर रखी थी आरएसएस ने, जिसका यहाँ खाता भी नहीं है। कहां से गई उसकी पेमेंट? उसकी क्या जरूरत पड़ी थी आपको? यूएस में चुनाव लड़ना है क्या जाके? अभी चुनाव है नवंबर में, चुनाव लड़ोगे वहां? तो आशीष भाई बेसिकली क्या है कि इनकी जो काट की हड्डी थी वो तीसरी बार चढ़ी हुई है। इस दौरान कोई भी सत्ता नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज को समझने की कोशिश कर सकती है अगर वो चाहे तो। इन्होंने जानबूझकर एक खास वर्ग को टारगेट पे रख करके अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए ये बोया था, जो आज ये काट रहे हैं। और दुख की बात ये कि ये नहीं काट रहे हैं, मेरे देश की भी बदनामी हो रही है, ये चिंता की बात। लेकिन उसका रिजल्ट देखिए, इनका असली जो हम कहे थे ना कि इनका चरित्र असली आखिरी खबर में पहचानेंगे। लाओ हेडलाइन लाओ पंजाब केसरी। अमेरिका में मोहन भागवत के कार्यक्रम से पहले खौफ, समर्थकों के लिए खास एडवाइजरी जारी, खतरा लगे तो आगे चलिए तो बताते हैं भीतर आइए खबर के। तो अमेरिका स्थित अमेरिकी समुदाय के एक संगठन ने न्यूयॉर्क में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों से शनिवार को होने वाले कार्यक्रम का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं के साथ किसी भी तरह के टकराव से बचने की अपील की है। ये अमेरिकी हिंदू समुदाय नहीं है, ये संघ का अमेरिका का एक ब्रांच है। ये मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। बिल्कुल अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संगठन हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन HAF ने चेतावनी दी है कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन स्थित इन्फोसिस थिएटर में शनिवार को होने वाले यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन कार्यक्रम को बाधित करने और इसे रद्द कराने की कोशिशें की जा सकती हैं। इस कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे। हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स और समान विचारधारा वाले अन्य संगठनों ने शनिवार को मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। ये कौन है? हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स। आगे चलिए, ये सब विरोध करेंगे और वो HAF है, वो अलर्ट कर रही है। यह प्रदर्शन आरएसएस प्रमुख के कार्यक्रम के दौरान ही होगा। हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स की उप कार्यकारी निदेशक श्रव्या ताडेपल्ली ने कहा, ये कौन है श्रव्या? हिंदू हैं, क्या कर रही है? मोहन भागवत हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वह एक कट्टरपंथी हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व करते हैं जिसने अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा, बहिष्कार और भय को बढ़ावा दिया है। HAF, ये HAF कौन है? HAF जो संघ पोषित ने न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी से भी अपील की है कि वे सभी न्यूयॉर्क वासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने शपथबद्ध दायित्व का पालन करें, जिसमें मेडिसन स्क्वायर गार्डन में संगठन में शामिल होने वाले लोग भी शामिल हैं। संगठन में सभी की सुरक्षा और नागरिक अधिकारों की गारंटी देने की मांग की गई है। HAF ने कहा कि अगर आप कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, सभ्य व्यवहार करें,
और सभी के शांतिपूर्वक एकत्र होने, प्रदर्शन करने और अपने विचार व्यक्त करने के अधिकार का सम्मान करें। अगर कार्यक्रम में आप शामिल हो रहे हैं तो आगे चलिए। संगठन ने कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों से अपने आसपास के माहौल के प्रति सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना कानून प्रवर्तन अधिकारियों को देने को कहा है। उसने कहा अगर आपको खतरा महसूस हो तो उस क्षेत्र से निकल जाएं, भागे वहां से, खतरा महसूस हो तो। कार्यक्रम की सुरक्षा टीम या कानून प्रवर्तन अधिकारियों से संपर्क करें। आपात स्थिति में 911 पर फोन करें। भड़काऊ या धमकी भरे बयान देने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ टकराव या झगड़े से बचें। ध्यान रखिएगा। संगठन ने लोगों से नफरत से जुड़ी घटनाओं, धमकियों, तोड़फोड़, संदिग्ध गतिविधियों या अन्य किसी अपराध की सूचना सुरक्षा कर्मियों या कानून प्रवर्तन अधिकारियों को देने की अपील की। हटा दीजिए, हटा। अब इसमें देखिए कहने क्यों कहा था चरित्र, चारित्रिक दोगलापन का अब कितने उत्कृष्ट प्रमाण मैं दूं। एक और उत्कृष्ट प्रमाण है, क्या कहा है, शामिल होने वाले सभ्य आचरण करें। ये अमेरिका में अपील है संघ के लिए, कभी संघ ये काम इंडिया में तो किया नहीं, सभ्य आचरण कभी इंडिया में नहीं किया। वहां कह रहे हो कि कोई भी आपसे टकराव करे, आपके खिलाफ नफरत हिंसा करे तो उसका जवाब मत दो, भाग खड़े हो वहां से, सरपट भागो, पुलिस को बुला लो। भारत में ये काम, जो काम जिससे आप वहां पे डर रहे हो, भारत में ये काम पूरा का पूरा टेंडर ही आपने ले रखा है, पैन इंडिया टेंडर आपके पास है, कोई पेटी कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, पूरा पूरा पैन इंडिया कॉन्ट्रैक्ट अकेले ले रखा है। और उसको बाकी होता है टेंडर, पेटी सब पेटी कर देते हैं ना, सबलेट वगैरह करते हैं, यहाँ कोई नहीं है। अपने ही कॉन्ट्रैक्ट लेकर के ठेकेदार, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद टाइप का अपने ही पास ही 5-7 ठेकेदार रखे हैं, उनको सौंप दिया है। सारा उपद्रव, सारी हिंसा, सारा नफरत ये इंडिया में, अमेरिका का ज्ञान, मैं इसलिए इसको दिखा रहा था हेमंत भाई। और कुछ क्या कह रहे हैं हमारे यहाँ जो अंधभक्त ममदानी और ये सब फलाने, ये श्रव्या दिव्या जो भी हिंदू हैं, ये कथित हिंदू हैं, ये सब हिंदू विरोधी हैं। मैं एक सवाल कर रहा हूं आपसे हेमंत भाई, इसी अमेरिका में वो कौन है अनिरुद्धाचार्य, वो जाता है पूरे दिन प्रवचन करता है भगवा पहन के ना, लाखों मजमा जुटाता है, ये बागेश्वर से लेके दुनिया जाते हैं, किसी तो विरोध नहीं हुआ। हालांकि ये सब भी बहुत वो नहीं है, ये सब भी इन्हीं के एजेंडे पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन कभी इन मोहरों का विरोध नहीं हुआ। नहीं तो मोहरों का विरोध, जब उनको पता है कि ये खुद ही उसमें ट्रैप में चल के आ रहे हैं तो मोहरों की जरूरत ही नहीं ना। आप ये बताइए कि इज इट द राइट टाइम टू विजिट, इवन यू थिंकिंग ऑफ विजिटिंग यूएस नाउ? मोदी तो जब से ट्रंप आए हैं लगातार देखते हो ना कि ट्रंप से कितना बचते हैं, लगातार बचते हैं, और ये भाग भाग के वहां जा रहे हैं। अपनी वल्नरेबिलिटी, इनको बेसिकली क्या है कि आज इनके पास पैसे की कोई कमी रही नहीं, आज इनके पास व्यवस्थाओं की कोई कमी नहीं रही, सिस्टम पूरे दुनिया में डेवलप कर दिया, जहां चाहो चार्टर्ड फ्लाइट से भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो योजना है वो 5,000 लोग इकट्ठे करने की है। आपको क्या लगता है अमेरिका में लोग इतने खाली बैठे हैं, जो अपने एनआरआई वो भी खाली बैठे हैं क्या? फ्री में कुछ नहीं आ रहा। मैंने शो किया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कि किस तरीके से किन चीजों के लिए लोग चार्टर्ड फ्लाइटों में भर भर के लाए गए थे। तो ये कोई स्वतः स्फूर्त मोबिलाइजेशन नहीं है आशीष भाई, ये पूरे का पूरा एक ऑर्केस्ट्रेटेड वो है अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए अगर आपको, तो 2 साल पहले इस पे काम शुरू करना चाहिए था देश के अंदर कि देखो हम सुधर गए, अब हम कट्टरवादी नहीं रहे, अब हम नफरती गैंग नहीं। क्या इन्होंने कभी प्रयास भी किया? ना इन्होंने कभी प्रयास किया, ना ये कभी प्रयास करेंगे, कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगलों की तो यूएसपी एक ही बात की है कि नफरत, भ्रम, वर्टिकल डिवीजन और झूठ। तो ये क्या करेंगे वहां पे? इनको केवल एक इवेंट क्रिएट करनी थी वहां पर, और एक जो मोदी जी का इतना बड़ा डंका बजा है पूरी दुनिया के अंदर पैसे देश के अरबों रुपए खर्च करके, उसका मिला कुछ नहीं, अलग बात है। तो उस रास्ते पे चलते हुए मोहन भागवत ने सोचा कि ये बेहतरीन मौका है कि वहां पर तुम भी अपने, क्योंकि भाषण ही शासन है इनका, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। जो भाषण में कहते हैं एक्शन में उससे जस्ट उल्टा होगा, चाहे वो मोदी हो, चाहे भागवत हो, चाहे कोई हो। तो उतनी सी चीज देखने की बात है। और अमेरिका के अंदर देखिए यहां वाला टुच्चापन नहीं होता कि मॉब लिंचिंग और वो सारी चीजें, लेकिन एक बात मान के चलिए, जो विरोध आपने अब तक देखा है, अगले 2 दिनों में भागवत का विरोध और बढ़ने वाला है, ऐसी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर है।
चलिए हमको इजाजत दीजिए, हमारी निगाह तो बनी हुई है वहां पर भी। और हेमंत भाई कह रहे हैं कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस, पहले अपने घर में, जिसको अपने घर में मतलब लोग देखना नहीं चाहते हैं, वो पड़ोसी घर में जा करके प्रचार कर रहा है? अमेरिका में एक्सेप्टेंस तुम्हारा कैसा होगा? अच्छा, एक और कमी है, ये जो श्रेष्ठता वाले भाव ये परोस करके नफरत फैलाते हैं ना, वही इनके दिमाग में बैठा है। कौवा है सब, कौवा। इनको ये लगता है कि ये पूरी दुनिया को झांसा दे देंगे, पूरी दुनिया को। भारत में जितना इनका कुकर्म है, ये पूरी दुनिया को झांसा दे देंगे। ये बगुला बन के गए हैं, हंस बन के गए हैं। यहाँ है बगुला सब, अब बगुला हंस बन के गया है। और अमेरिका वगैरह में वो सब हंस और बगुला का फर्क पहचानते हैं। भारत में तुम मूर्ख बना सकते हो, हैं? चलिए, ये हंस नहीं है, सब बगुला है। सावधान रहे पूरा दुनिया, और भारत वाले सावधान हो जाए। और बगुला का कौवा है सब। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आते हैं। नमस्कार।